नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आने वाले 3 मई को लॉकडाउन खुलने का इंतजार देश के तमाम नागरिक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद जैसे जैसे रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू करेगी, हर परिवार की पहली चिंता उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पढ़ने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों और छात्रों की परेशानी के सबब को देखते हुए हमारी कोशिश है आपके उन सवालों के जवाब ढूंढने की, जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हर अभिभावक कर रहा है। कोचिंग संस्थान के साथ साथ अब स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दी है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ ने बात की है काउंसलिंग एक्सपर्ट और शिक्षक से, और उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है जिसकी तलाश में आज की तारीख में हर अभिभावक और छात्र है। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैं हूं कुंदन कृतज्ञ और आप तमाम दर्शकों तक खबरों के साथ साथ मनोरंजन और ज्ञानवर्धक चीजें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के तहत हमारी यह भी कोशिश है कि आपके घरों में आपके बच्चों के साथ साथ तमाम जो सूचनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए वह सूचनाएं ससमय और सही सूचनाएं आप तक पहुंच जाएं। इसी कड़ी में आज हम कुछ ऐसे मेहमानों के साथ यहां इकट्ठा हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेंगे, कोचिंग संस्थान खुलेंगे, तब अभिभावकों और बच्चों छात्रों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, किस तरीके से इन बीते हुए समय का वह आगे उपयोग कर पाए, या अभी जब तक वह स्कूल या अपने कोचिंग संस्थान नहीं जा पा रहे हैं उस दौरान इस समय का उपयोग किस तरीके से कर पाए। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, दो ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनका शिक्षा जगत से बहुत पुराना संबंध रहा है। हमारे साथ हैं विकास कुमार। यह एक प्रख्यात काउंसलर हैं, झारखंड बिहार में विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न कोचिंग संस्थानों में बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणित के प्रख्यात शिक्षक हैं चंदन कुमार। और खास करके झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में लगभग 1000 बच्चों को यह गणित की शिक्षा देते आए हैं। इनका अपना कोचिंग संस्थान है, उस कोचिंग संस्थान के जरिए बच्चों को गणित पढ़ाते रहे हैं। इन दोनों शख्स से आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन में ये लोग व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हैं और खास करके शिक्षा जगत से जुड़े हुए कौन कौन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। विकास जी, पहला सवाल आपसे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था और 24 मार्च की सुबह से 12 बजे से लॉकडाउन का पहला चरण प्रारंभ हुआ, जो कि 3 मई तक चलेगा। अभी तक व्यक्तिगत तौर पर आपने इस समय को कैसे बिताया? व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय रहा, क्योंकि जिन चीजों पर फोकस नहीं कर पाता था, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक में जो वीडियो मेकिंग और चीज, उस पर समय दिया और चैन से सोया हूं, चैन से खाया हूं। इसका समय का उपयोग ज्यादा से ज्यादा खाने, अच्छा भोजन, सुभोजन, सुंदर शयन और सुंदर मनन मैंने अपने लिए व्यतीत किया है। जिन चीजों को हम करते जा रहे हैं उनको फिर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करने में हमको सुविधा मिली, क्योंकि कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। इसी में हमें उपयोग करना, क्योंकि मेरा विषय काउंसलिंग है तो हमारे लिए कोई बाधा बहुत साबित ये नहीं हुई है निजी रूप से। तो ऐसे में आप तो चूंकि छात्रों की काउंसलिंग करते रहे हैं, लिहाजा जिस तरीके की बातें आपने कही कि इस लॉकडाउन के दौरान सुंदर भोजन और शयन और साथ ही साथ मनन, इन तमाम चीजों में किया है, तो कहीं ना कहीं आपने, ऐसा जाहिर हो रहा है कि आपने अपनी भी काउंसलिंग बहुत बेहतर तरीके से की है। एक पहला सवाल निकलकर विकास जी आता है कि अभी जो बच्चे घर बैठे हैं, सेशन ब्रेक चल रहा है। एक सबसे बड़ा इशू यह है कि सेशन ब्रेक चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को नए क्लास की किताबें तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में रिजल्ट नहीं आ पाए हैं, और खास करके अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात कर ले तो एग्जाम भी अभी अधूरा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ऐसे में उन बच्चों को क्या आप सलाह देंगे जो बच्चे सेशन ब्रेक में किताबों से महरूम हैं अभी तक, वह इन समय का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि पूरे जो परिदृश्य है इसको 3 पार्ट में देखना होगा हमें। नर्सरी और केजी और स्टैंडर्ड 1 to 5 एक कैटेगरी है, 6 to 8 दूसरी कैटेगरी है, 9, 10 तीसरी कैटेगरी और 11, 12 चौथी कैटेगरी है। 1 to 5 के लिए कहीं कोई चिंता की विषय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, 1 to 5 के लिए कहीं चिंता का विषय नहीं है। 6 to 8 के लिए क्या है, एक बच्चे का एक एज ग्रुप है, 10 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा है कि वो फोकस्ड रहें, पर 2 घंटे की पढ़ाई उनकी जो ऑनलाइन है वो काफी है, और 1 घंटे अपना घर में पढ़ें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 9-10 में थोड़ा सा फोकस और आनी चाहिए उन चीजों के लिए। 10th के बच्चों को भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की स्थिति है। सरकार संज्ञान लेगी अगर सिलेबस को लेकर कुछ होगा तो, पर आप निश्चिंत नहीं रहें, ये मान के न चलें कि सिलेबस कम होगा, पर पैनिक नहीं करना है। और आप ये बता दें कि सारे स्कूलों में स्कूल खुल रहे थे 3 तारीख को, 2 तारीख को रामनवमी थी, 3 तारीख को स्कूल खुलते, 3 से 10 स्कूल मोमेंटम पकड़ता, 15 मई को फिर होता। जो पोर्शन सिलेबस का 1.25 महीने में होता है और रियल कंटेंट अब बच्चे को पढ़ाई होगी तो वो 15 से 20 दिन में भी चले जा सकते हैं, तो कहीं चिंता की विषय नहीं है। कंसर्निंग एरिया जो स्टैंडर्ड 11th और 12th है, 12th के बच्चों का जेई मेन था, एडवांस उनको देना था, उनकी परीक्षा वंचित हो रही है। नीट की परीक्षा उनको सीरियस होना है, आप बता दें चैलेंज कहां है, उनको मैं कहना चाहता हूं, कई अच्छे बच्चे, जानकारी मिल रही कि सो ज्यादा रहे हैं, उनको सोना नहीं है, निश्चिंत नहीं होना है। जिनके जेई मेन के परसेंटाइल अपने हिसाब से अच्छे थे वो लोग निश्चिंत हो रहे हैं, निश्चिंत बिल्कुल नहीं होना है, पैनिक भी नहीं करना है। और जो 11th में बच्चे जाएंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा चिंता का विषय उनके लिए है, क्योंकि 2 साल के बाद कंपटीशन सेम रहेगा। चलिए, विकास जी का कहना है कि पैनिक करना इस समस्या का समाधान नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे पैनिक करेंगे तो अभिभावक पैनिक करेंगे, और एक ऐसे ही कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व पैनिक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, एक तो महामारी का पैनिक और दूसरे बच्चों की पढ़ाई का पैनिक मिलकर कहीं ना कहीं मामला खराब होता नजर आएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणित के शिक्षक हैं चंदन कुमार जी। चंदन जी, इन परिस्थितियों में आपकी तरफ से बच्चों को क्या सलाह होगा, क्योंकि एक गणित एक ऐसा विषय है कि जिस पर हर छात्र का, हर अभिभावक का सबसे ज्यादा फोकस होता है, वो चाहे उनके पास 5 सब्जेक्ट हो, 7 सब्जेक्ट हो, 8 सब्जेक्ट हो, गणित एक ऐसा विषय होता है कि तमाम लोगों का सबसे बड़ा अगर सेंटर ऑफ फोकस कुछ कह लीजिए तो यही होता है। ऐसे में गणित को लेकर क्या सलाह देंगे? हेलो स्टूडेंट, जैसा कि विकास सर ने बोला, अभी गोल्डन टाइम है। मैं बारी बारी चाहता हूं, पहले क्लास 12 का स्टूडेंट और 12 पास का स्टूडेंट, जो भी बच्चे क्लास 12 में, क्लास 12 का बोर्ड हो चुका है और जेईई मेन जनवरी में अपियर हो चुके हैं। अब जो उनके पूरे सिलेबस 11th का 12th का सिलेबस उनका खत्म हो चुका था, तो जो बच्चे जेईई मेन में बहुत अच्छे किए उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया कि हमको एडवांस में बहुत अच्छा करना है। जो बच्चे जेईई मेन में थोड़ा पिछड़ गए, परसेंटाइल कम आया, उनके लिए और सुनहरा अवसर आया कि अब जो मेरी कमियां थी उस कमियां को मैं दूर करूं। शुरू में तो हम लोग भी पैनिक हुए कि आप बच्चे से कैसे इंटरेक्ट हो गए, शुरुआती 2-3 दिन तो पैनिक रहे, फिर कुछ सीनियर से गाइडेंस मिला, फिर ऑनलाइन के रूम आए, ऑनलाइन के मोड में आए। इसमें बच्चे को करना क्या है कि पूरे टॉपिक तुम्हारा खत्म है, तुमको रिवीजन करना है, उसका डाउट रिमूव करना है। तो डाउट रिमूव करने के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि आप बच्चे अपना जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन डालें, क्वेश्चन का इमीडिएट सोल्यूशन या सोल्यूशन कुछ देर बाद हम लोग भेजते हैं। तो मेरा बच्चों से सलाह है कि ऐसे भी जो आफ्टर क्लास 12 के बाद बच्चे को बोला जाता है कि आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप चाहेंगे इस समय 14 से 15 घंटा काम कर सकते हैं। आप बारी बारी से अगर 5-5 घंटा तीनों सब्जेक्ट पे काम करते हैं, गणित पे थोड़ा ज्यादा समय दें। और रही बात 12 पास बच्चे का भी, आपका सिलेबस लगभग 20 मार्च तक आप जहां भी पढ़ रहे होंगे सभी जगह सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो चुका है। अब समय था रिवीजन का। रिवीजन में आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जुड़े, उनसे लगातार रिवीजन करें और उसका डाउट रिमूव करें। चलिए, तो ये थे गणित के शिक्षक चंदन कुमार जी, जिन्होंने अपने 12th पास के बच्चों के लिए जो सलाह दी है, और खास करके उन बच्चों के लिए जो आईआईटी की तैयारी में लगे हैं या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं दूसरे बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए। जाहिर सी बात है, बच्चों का फोकस अपने अपने तरीके से हर बच्चे का फोकस होता है। विकास जी, अभी एक चर्चा हो रही थी ऑनलाइन पर, आपको क्या लगता है कि झारखंड और बिहार में जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर डिजिटल क्रांति इतनी पहुंच सकी है कि तमाम बच्चों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट उपलब्ध है? जिन बच्चों के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं, उनको क्या सलाह देंगे? 2 बात मैं कहूंगा। सबसे पहले इस पूरे 2 पार्ट को करूंगा। यहाँ एक बच्चे हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। हर बच्चा, आप एक अभिभावक है, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जो पढ़ रहा है 100% स्मार्टफोन सबके पास है, इश्यूज नहीं है।
जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं कई परसेंटेज को होगा, दिक्कत वहां जरूर है। अब है, आप में देखेंगे, थोड़ा सा मैं खुद क्रेडिट लेना चाहूंगा। एक माननीय शिक्षा मंत्री का आया था पोस्ट की भाई सुझाव दीजिए कि ऐसे बच्चे तक कैसे ऑनलाइन पहुंचे। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। आज घोषणा हुई है, आज से दूरदर्शन पे स्टैंडर्ड 9 और 10 की क्लासेस चल रही है। डिजिटल के बिना दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि 1 घंटा आप समय निकाल सकते हैं, किसी एक क्लास को आप पकड़े, शिक्षक हम लोग अरेंज कर सकते हैं इस चीज के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से पढ़ाई हो सकती है और इंटरनेट से बेहतर होगी वो। तो दूरदर्शन एक मीडियम है, उसके माध्यम से 9, 10 में अभी जो व्यवस्था आज हुई है, देश का कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा। फिर एकदम आप डाउन ट्रोडन की बात करेंगे तो वो तो उस रेस में अभी है भी नहीं। जो पढ़ने के रेस में है उनकी यहां दूरदर्शन तो जरूर है। चलिए, तो जो बच्चे पढ़ने की रेस में नहीं हैं और खास करके जो सामान्य शिक्षा में जुड़े हुए हैं उनके लिए समस्या नहीं है। समस्या उन बच्चों के साथ है जो बच्चे आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं या जो IIT और नीट जैसे हाई एंड एग्जाम्स में शामिल होना चाहते हैं और उन परीक्षाओं में अपीयर होकर एक इंजीनियर या डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सवालों का हमारा सिलसिला जारी रहेगा, हम इनसे और बातों पर चर्चा करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और बाकी के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन सवालों के जवाब देश में बैठे तमाम अभिभावक और छात्र सोच रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में लगे होंगे। लिहाजा लॉकडाउन के इस चरण में आप कह सकते हैं कि 21 तारीख से बहुत सारी सशर्त छूट की इजाजत पीएम मोदी के द्वारा दी जा रही है विभिन्न इलाकों में। अब जैसे जैसे दिनचर्या सामान्य
होती चलेगी, वैसे वैसे अभिभावकों की चिंता बच्चों की पढ़ाई को लेकर होगी, बच्चों को चिंता अपनी पढ़ाई को लेकर होगी, और ऐसे में कई सारे सवाल निकलकर सामने आएंगे। पहला सवाल यह निकलकर सामने आता है कि 10वीं तक की पढ़ाई, जो बोर्ड के बच्चे हैं, 10वीं के बोर्ड इम्तिहान दे चुके हैं, अब 11वीं और 12वीं के वैसे छात्र जो आगे चलकर इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारियों में लगे पड़े हैं, उन बच्चों के साथ क्या होगा? क्योंकि जो IIT एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पहले चरण में जनवरी महीने में मेंस का एग्जाम हो चुका है, दूसरे चरण के एग्जाम जो अप्रैल में अपेक्षित से नहीं हुए हैं, परसों ही यह खबर आई है कि अब ऐसा माना जा रहा है कि वह एग्जाम जून महीने में प्रस्तावित होने वाले हैं। ऐसे में विकास जी, पहला सवाल यह है कि उन बच्चों के लिए आपकी सलाह क्या होगी जो बच्चे जून महीने में IIT मेंस के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? उन बच्चों को मैं कहूंगा, दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक कैटेगरी के बच्चे हैं जो 97-98 परसेंटाइल से ऊपर हैं, और एक 97-98 परसेंटाइल से नीचे हैं, और तीसरी कैटेगरी जो 99 परसेंटाइल वाले हैं। पहली बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे, 99 परसेंटाइल में 2019 में जो फर्स्ट रैंक गया था वो एक गया, वो आपको 25 गया था, और लास्ट रैंक 99 परसेंटाइल में 10,000 गया था। इतना लंबा फ्लक्चुएशन है एक परसेंटाइल का। तो ये जो 99 परसेंटाइल के बच्चे हैं उन्हें दो तरीके से सोचना है। पहली, आप निश्चिंत नहीं रहें कि भाई इतना तो आ ही गया है, आपको चिंता नहीं करना है। उनको भी मेहनत बरकरार रखें कि जेईई मेन में और बेहतर स्कोर करें, सो दैट की लोड नहीं हो। एक्स्ट्रा लोड लेगा नहीं, एडवांस पे फोकस करेंगे, लेकिन मेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। और जो 97-98 परसेंटाइल वाले हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बिल्कुल निराश नहीं होंगे, पूरी ताकत से मिशन 99% पे जुड़िए और एडवांस पे भी फोकस करते रहिए। और जो नीचे वाले हैं, नीचे वाली कैटेगरी है 95 परसेंटाइल है नीचे, वो अच्छे बच्चे के लॉट में है, पर कहीं न कहीं एडवांस के एक पैरामीटर से थोड़ी चुनौती है। अभी इस पर मैं निष्कर्ष नहीं दे सकता हूं, कोई बच्चा कहीं से जा सकता है। उन लोगों को जेईई मेन के अलावा कुछ अन्य परीक्षाओं पे भी फोकस करना चाहिए। जाहिर सी बात है, लक्ष्य एक अगर निर्धारित करके चलेंगे तो वहां तक पहुंच पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर लक्ष्य के कई पड़ाव अगर आप चिन्हित करके चलेंगे तो शायद लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। हमारे साथ गणित के शिक्षक जुड़े हैं चंदन कुमार जी। चंदन जी, अभी पिछले सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे थे कि 12वीं पास के बच्चों को किस तरीके से किन और मैथ्स के किन किन चैप्टर्स पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। उन छात्रों के लिए क्या सलाह देंगे जो छात्र अभी 10वीं क्लास में जा रहे हैं या 12वीं क्लास में जा रहे हैं? क्योंकि अब अगले साल बोर्ड एग्जाम्स होंगे, और जाहिर सी बात है जब जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वह साल हर छात्र के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में 1.5 महीने का वक्त लगभग बीत जाएगा। ऐसे में उन छात्रों के लिए क्या सलाह होगी? सबसे पहले हम आते हैं उन बच्चे को जो क्लास 10 इस बार पास किए हैं। तो बच्चों, जो क्लास 10 से 11th रिलेटेड टॉपिक है, हमने बहुत सारे अच्छे बच्चों को भी देखा है। क्लास 11th में आने के बाद एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे से, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अच्छे बच्चे को इस टॉपिक को समझने में बहुत परेशानी होती है। और इस टॉपिक का एप्लीकेशन, जैसे अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्री जिसको ढंग से आ गया, जो क्लास 10th में बेसिक्स था, 11th में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास 12th में अगर जिसका ट्रिग्नोमेट्री ढंग से हो गया, उसको डिफरेंशिएशन, क्लास 12 का इंटीग्रेशन, और क्लास 12 का और सारे टॉपिक जैसे मैट्रिसेज ले लें, वहां भी मल्टीपल सब मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्लास 10th जो पास किए हैं उनको क्लास 10 से रिलेटेड, जैसे टॉपिक का नाम मैं लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीबीएसई वाले बच्चों ने हम लोग पढ़ा है ये, और लीनियर इक्वेशंस, इस टॉपिक को शुरू तो तुरंत कर देना चाहिए। चलिए, तो ये इन्होंने कई ऐसे चैप्टर्स बताए जिन चैप्टर्स को लेकर बच्चों को तैयारी करने की जरूरत है और उस पर खास फोकस रखने की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री की बात किया इन्होंने, ज्योमेट्री की बात किया इन्होंने, और खास करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स पे चर्चा की है। और खास करके विद्यार्थियों को, जो गणित के विद्यार्थी हैं, वो अगर 11वीं 12वीं में जा रहे हैं, इन टॉपिक्स पे अगर उनकी पकड़ हो जाती है, उनका कमांड हो जाता है, तो आगे चलकर जितने भी महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम्स को क्लियर करने में उन्हें काफी सहूलियत होगी। विकास जी, एक
अभी बात हो रही थी कि ऐसा प्रस्तावित है कि जेईई मेंस, आईआईटी जेईई मेंस का जो दूसरा चरण होगा वह जून में हो सकता है। उन परिस्थितियों में आप क्या कहेंगे जब मेंस ही जून में होगा, एडवांस 2020 कब तक संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, इस पर मैं कयास नहीं लगाना चाहूंगा, पर अभी जो जिस पैटर्न में टेस्टिंग हो रही है, मुझे लगता है कि पिछले साल जो 2019 में जब टेस्ट हुआ था, अभी जो ये टेस्ट में सरकार अभी जनवरी में, तो 7 से 10 दिन के अंदर सरकार की कैपेसिटी रिजल्ट दे सकती है अगर चाहे तो, पर मैं कयास नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सरकार का निर्णय होगा। अपितु 2 सलाह देना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहली चीज है कि देश में जेईई मेन के अलावा सारी परीक्षाओं को अभी नहीं ली जाए और एक जेईई मेन से आईआईटी को छोड़कर सभी का दाखिला लिया जाए। इससे देश में मूवमेंट कम होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया में ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा और जोसा काउंसलिंग के माध्यम से सारे काउंसलिंग को संपन्न करना चाहिए। बिल्कुल, जो सलाह आपने दी है विकास जी, इस सलाह को अगर हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नजरिए से भी मिलाकर देखें तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि अगर हम जेईई एडवांस की परीक्षा के साथ, उसके रिजल्ट के साथ ही देश में जितने भी इंजीनियरिंग संस्थान हैं उनके एडमिशन की व्यवस्था कर दें तो शायद यह यात्राओं का दौर और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का जो एक सिलसिला है वह जारी रखा जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप तमाम दर्शकों से यह साझा करना चाहूंगा कि भले ही तात्कालिक रूप से कोरोना का संकट धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में खतरे कम नहीं होंगे, खतरे बरकरार रहेंगे। तो हमें जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और खास करके ऐसी जगहों से दूर रहना। यात्राएं जितनी कम से कम हो सके उतनी कम यात्राओं को हम करें, तभी हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे समाज और देश के लिए भी बेहतर होगा। विकास जी, अब सवाल यह है कि मेंस जून में प्रस्तावित है, उसके बाद एडवांस के एग्जाम्स होंगे, तो ऐसा माना जा सकता है कि लगभग 1-1.5 महीने का वक्त, क्योंकि फिर मेंस के रिजल्ट आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद जेईई एडवांस की परीक्षा होगी। तो यह अगर हम कयास लगा के चलें कि कहीं ना कहीं जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसकी परीक्षा हो सकती है, ऐसे में उन छात्रों को क्या सलाह देंगे जो मेंस जनवरी में हुआ है उसे क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर 99 परसेंटाइल के आसपास जिन छात्रों के रिजल्ट आए हैं, उनको क्या सलाह देंगे जो एडवांस के लिए अब अपने आप को अगर तैयारी कर रहे हो? तो सबसे पहले बोलूंगा कि कोचिंग संस्थानों ने जो एक भ्रम फैलाया है देश भर में, जेईई मेन क्वालिफाइड इज मीनिंगलेस। जो बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई करता है उसकी रैंक 1 लाख के आसपास है। उन बच्चों को भ्रम में आकर एडवांस में नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। जेईई मेन जो क्वालिफाई कर गए हैं, इट हैज नो मीनिंग एट द सेम टाइम। बाकी जो बच्चे आए हैं पूरे हौसले के साथ फिर से दें, क्योंकि कई बच्चों को पूरा समय नहीं मिला था और इतना लंबा समय कभी मिला नहीं। और 99 परसेंटाइल वाले बच्चों को एक विनम्र सलाह दूंगा, पहली, नया कुछ भी नहीं करें, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस पर पूरी श्रद्धा रखें, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलें। और 1% उसमें जो बच्चे हैं वो आपको जो रिकॉर्ड है 5% बच्चे उस लेवल पे रह पाते हैं एडवांस में, और मेजॉरिटी बच्चे का परफॉर्मेंस एडवांस में नीचे जाता है। इसके लिए मेंटली रेडी रहिए और बैकअप प्लान आपका बिटसैट या अन्य एग्जाम्स के रूप में होना चाहिए। एक लॉट हर हाल में जो रैंकिंग आई है उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, पर एक बहुत बड़ा वर्ग जो बच्चे कई बार 2000 रैंक जेईई मेन में लाए हैं वो बच्चे 10,000 से आगे चले जाते हैं। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं थोड़ा सा आईआईटी के एग्जाम से थोड़ा सा डिविएट होता हूँ। नीट के बच्चों के लिए क्या सलाह होगी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं गणित और बायोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट का ही हेरफेर है, बाकी तमाम प्रक्रिया और तमाम चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। तो नीट के बच्चों के लिए क्या सलाह होगा आपका, क्योंकि नीट के एग्जाम्स की भी वही स्थिति है ऑलमोस्ट। नीट के बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, 720 नंबर का नीट है। बच्चों की सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है, बायोलॉजी को अंडरस्टिमेट करते हैं। 360 नंबर की बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी के पोर्शन को खत्म करने का अभूतपूर्व समय मिला है, तो पीछे के जो बैकलॉग्स है आपके, जो 11th की जो पोर्शन होंगे जो आप नहीं कर पाए हैं, उसको पूरी ताकत से कीजिए। और यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, पढ़ देखिए। मेरी बहुत स्पष्ट राय है, पहली बार पढ़ने के लिए टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। अभी मुसीबत है तो ऑनलाइन पढ़ लें,
और रिवीजन के लिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, बशर्ते एक टीचर को, 2 टीचर को आप तय कर लें, कई चीजें मिलेंगी। तो जो पोर्शन पे कमी है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो आपको यूट्यूब पे 2-3 चैनल मिल जाएंगे पुराने एस्टैब्लिश, जहां पे आपको अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा और अपने टीचर्स का भी सलाह ले लेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को लेकर के बच्चे बड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको लगता है पढ़ेंगे और हो जाएगा। कब पढ़ेंगे, कब होगा, ये तय नहीं होता है। आज पढ़िए, आज याद कीजिए, आज मेमोराइज कीजिए, आज समझिए और काम पे चल दीजिए। और अभी चंदन सर ने जो बात कही, ये अभूतपूर्व अवसर है कि 12 से 16 घंटा बच्चा आराम से पढ़ सकता है। सेल्फ स्टडी विल मेक यू द विनर। चलिए, तो अब हम चूंकि कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में हैं, एक आखिरी सवाल चंदन जी, चलते चलते अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों से अनुरोध यही है कि जो बच्चे का ऑनलाइन क्लासेज होते हैं वो टाइम से उनको तो बैठाएं, टाइम से उठाएं और ये बार जरूर मॉनिटरिंग करें कि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उसमें सीरियसली क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक टीचर के डायरेक्ट टच में बच्चे नहीं रहते हैं, उसमें गार्जियन का ड्यूटी थोड़ा बढ़ जाता है कि आप उसको थोड़ा मॉनिटरिंग करें। चलिए विकास जी, आखिरी सवाल, अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? बड़ी तैयारी के साथ में मोबाइल खोल के बैठा हुआ हूँ, याद पूरा नहीं है, 2 पंक्तियां कहूंगा उनके लिए, अभी आज ही पढ़ा हूं फेसबुक पे। घर चाहे जैसा भी हो, पेरेंट्स को बोल रहा हूं, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना दूर भी हो, सूरज कितना भी दूर हो, उसके घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश अवश्य करना। चलिए, तो कभी कभी हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश जरूर करना। लिहाजा अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है जो चांद और सूरज की तरह है, तो मेहनत आपको उसी हिसाब से करनी होगी। हम आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे दोनों अतिथि चंदन कुमार जी और विकास कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव बातें आप तक लेकर पहुंचाते रहेंगे। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना बीमारी से बचने का नर्स का टीम जा रहा है और उसमें जो भी सिम्टोमेटिक केस है उसकी जांच हो रही है। कोरोना बंदी में जरूरतमंदों की सहायता और उनके खाने के लिए सरकार की तरफ से कई जगह पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कई दलों के नेता भी लोगों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी जरूरतमंदों की मदद में पीछे नहीं रह रही हैं। रालोसपा नेता बबन यादव ने भी राजधानी में सैकड़ों लोगों के लिए खाने और मास्क की व्यवस्था की है। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल सेवा की परीक्षा में बिहार छात्र सह मोकामा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने सफलता का परचम लहरा दिया है। परीक्षा परिणाम में आशुतोष कुमार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। आशुतोष कुमार की इस सफलता से मोकामा और मुजफ्फरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कल रिजल्ट आया और उसमें मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। और इससे पहले मैं 56 से 59 बीपीएससी बैच से मोकामा नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद 60 से 62 बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने उस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया। और उससे भी पहले मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन IAS में 2 बार इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया। भारत में कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी के फैलने से रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री और जिले के जिलाधिकारी के द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर नहीं निकलने का आह्वान जनता से किया जा रहा है। वहीं सारे नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन के नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैंकों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही नजारा मोतिहारी के बैंक ऑफ इंडिया और इस ब्रांच के CSP में देखने के लिए मिला है। लोगों के द्वारा खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इन्हें रोकने वाला या फिर नियमों का पालन कराने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में लोगों के बीच कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितने देर से आई हुई है? तुरंत अभी नहीं मिला है पैसा? क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि देंगे लाइन।
लॉकडाउन में भी अपराधियों का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगभग 13,60,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। घटना के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट चुके हैं। गार्ड को मार रहा था, हमको ध्यान में आया कि गार्ड क्या चिल्ला रहे, हम ध्यान दिए, हम तो इधर कस्टमर का एक पैसा गिन रहे थे, गार्ड को मार रहा था, गार्ड चिल्लाए तो देखे तो 3-4 को आदमी कह मैं तो इधर आओ, इधर घुस किया, बोला जल्दी निकाल पैसा, जल्दी निकाल, साइरन बजाने का भी टाइम नहीं, मार देंगे गोली, सटेले थे। अब क्या कितने की संख्या में था? 3 आदमी तो हम देखे हैं, आगे नहीं देखे। 3 आदमी था। कितना कैश ले गया? कैश 11 लाख ले लिए भोल्ट से, भीतर से अभी 3 लाख रहा होगा। में अभी लूट की घटना हुई है। अरे कितना पैसे का लूटा गया है, अभी अपने हैश टोटल कर रहे हैं, जैसे हैश टोटल कर देंगे आप लोगों को हम लोग बता देंगे कितने पैसे की लूट हुई है। कितने की संख्या में अपराधी बताया? 4 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे लूट कर घटना का। रोहतास में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही जिला प्रशासन ने कई तरह की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एनएमसीएच के पूरे आईसीयू सहित अन्य चिकित्सीय कमरे वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और पूरी टीम को चिकित्सक सहित क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी नारायण मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन निदेशक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने दी है। कल रोहतास जिले में पहले अपना कोरोना का पॉजिटिव केस पाया गया, जो नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आया हुआ था, उसका तो कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद उसकी जो भी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।